गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज क्या देखेंगे? तो हम लोग आज देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की विशेषताएं। यानी सबसे पहले आपको इसको जानकर क्या होगा कि इन्वायरमेंट के बारे में सामान्य जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और इसी आधार पर हम लोग आगे इन्वायरमेंट का डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। विविध प्रकार के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी जीव अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। सभी जीव वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब क्या? तंत्र यानी क्या? नेटवर्क। मतलब कि सारे जीव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे जीव हो या वनस्पति हो, सब के सब एक दूसरे से अटैच हैं। यानी नियत में सब के सब कोई ऐसा नहीं है कि अलग है, नहीं, सब एक दूसरे पर निर्भर है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको सिस्टम कहते हैं। जीवों और वातावरण के इस संबंध को पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी कहा जाता है। और यहाँ देखिए, सन 1965 में ओरम ने पारिस्थितिकी के लिए प्रकृति की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन नाम नई परिभाषा दी। किन्होंने दिया? तो ओरम महोदय इससे जुड़े हुए हैं। किसे? तो इकोलॉजी से। विभिन्न वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। सबसे सरल परिभाषा क्या है? यहाँ देखिए, प्राणियों एवं वनस्पतियों के परस्पर संबंधों और इनके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन ही क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र होगा। सिंपल यानी इकोसिस्टम। एक बार और, प्राणियों यानी जीव जंतु, वनस्पति यानी प्लांट्स के आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध है और इनके पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से जो संबंध है उसी का जो अध्ययन होगा उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहेंगे। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? अब क्वेश्चन उठता है, हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं? इसके समझने के लिए आपको कल्पना कीजिए, यह एक तालाब हो सकता है, यह एक समुद्र हो सकता है, एक नदी हो सकती है, एक गिलास हो सकता है, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक घर, कुछ भी कह सकते हैं। उसका एक अपना पारिस्थितिकी तंत्र यानी वहाँ का एक अपना इको सिस्टम होगा। उदाहरण के लिए एक तालाब है, चलिए यह तालाब हो गया आपका, जहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर कुछ मछलियाँ हैं, कुछ मेढक है, शैवाल है, जलीय पुष्प है, और कई जीव यहाँ रहते हैं। ये सभी न केवल एक दूसरे पर आश्रित है बल्कि यहाँ देखिए जल, वायु, भूमि जैसे अजैविक घटकों के साथ भी पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। जब पढ़िएगा परिस्थितिकी तो उसमें दो शब्द आएगा, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक यानी मुख्य रूप से इसमें क्या आएगा? प्लांट और जीव जंतु। अजैविक घटक यानी इसमें कौन आएगा? सूर्य। फिर उसके बाद में आएगा तापमान, दाब, लाइट सोर्स से मिलता है तो एनर्जी है। फिर मिट्टी, मिट्टी की जो गुणवत्ता हो गई, ये सब क्या है? तो अजैविक तत्व हैं। आगे देखिए यहाँ पर, ये सभी न केवल एक दूसरे पर आश्रित है अपितु जल, वायु, भूमि जैसे अजैविक घटकों के साथ भी पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। समुदाय क्या अर्थ बताइए? समुदाय यह पूर्ण तंत्र है, यानी समुदाय से ही बड़ा है, जिसमें अजैविक घटकों तथा जैविक घटकों का पारस्परिक संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र है तो इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है, यानी क्या? यह बहता हुआ है, जल है, गतिशील है, मूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम रुक गया जिस दिन उसी दिन इसका यह खत्म हो जाएगा। जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। यह यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है जो किसी क्षेत्र विशेष, कोई खास क्षेत्र है, मान लेते हैं क्षेत्र है, उसके सभी जीवधारियों यानी सभी एनिमल, सिंपल, यानी जो जीव जंतु हैं, यानी जो उत्पादक नहीं, उत्पादक क्या होता है? प्लांट, उपभोक्ता यानी जीवधारी, एवं उसके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें प्लांट भी आएगा और एनिमल किंगडम भी, दोनों आ जाएगा। इसकी संरचना तीन मूलभूत संगठनों से होती है इकोसिस्टम की। कौन कौन? देखिए, इसमें पहला होगा ऊर्जा संगठक, दूसरा जैविक अर्थात बायोम संगठक, तीसरा होगा अजैविक या भौतिक निवास संगठन जैसे कि स्थल, जल और वायु। यानी ऊर्जा संगठक, इसमें ऊर्जा कहाँ से मिलता है? मुख्य रूप से यह
लाइट यानी सूर्य से मिलेगा ऊर्जा, ऊर्जा का एकमात्र सिर्फ और सिर्फ स्रोत कौन है, मुख्य स्रोत वो सूर्य है, बस। उसके बाद ही और सब स्रोत आते हैं। दूसरा जैविक बायोम संगठन, जैविक यानी इसमें जीव जंतु, फल, फ्लोरा एवं फौना आएगा, यानी कि इसमें प्लांट एंड एनिमल किंगडम चलाएगा। और अजैविक, अजैविक मतलब स्थल, जल, वायु, सब कुछ अजैविक तत्व होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, यानी कि इसका एक सुनिश्चित क्षेत्र है, फिक्स है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है, यानी जो इकोसिस्टम का समय क्या हो, एक यूनिट के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। ऊर्जा जैविक तथा भौतिक संगठनों के मध्य जटिल पारिस्थितिकी अनुक्रियाएं होती हैं, यानी ऊर्जा से क्या होगा, जैविक तथा भौतिक संगठनों के मध्य जटिल पारिस्थितिकी अनुक्रियाएं हैं। मतलब यह कोई लैंड है, यहाँ पर कोई पौधा लगा दिए, तो यह ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करेगा, यह मिट्टी में जो पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व हैं उसको यह ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करेगा। कैसे, तो सूर्य की उपस्थिति में। ये अर्थात जैविक और भौतिक जो संगठन है उसके बीच ऊर्जा क्या है, तो यह कड़ी है, और जो इनके बीच अभिक्रिया या क्रिया प्रतिक्रिया के जवाब स्वरूप उत्पन्न होता है। साथ ही साथ विभिन्न जीवधारियों में भी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, विभिन्न जीवधारियों के बीच भी। जैसे कि कोई छोटा एक पौधा है, मान लेते हैं प्लांट है, प्लांट को कोई मीठा खा गया, टिड्डा खा गया, इस टिड्डा को उससे बड़ा जीव जैसे टिड्डा को मीठा खाएगा, मीठा को बाज या सांप खा गया। यह एक उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यह खुला तंत्र है, ऐसा नहीं है कि यह एक बंद तंत्र है, खुला है, जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश तथा उससे बहिर्गमन होता है, यानी कि ऊर्जा तथा पदार्थों का इसमें निवेश भी होगा और वो मर जाएंगे तो क्या होगा, वो वापस चलेगा, यानी बहिर्गमन हो गया। जब तक पारिस्थितिकी तंत्र के एक या अधिक नियंत्रक कारकों में अव्यवस्था नहीं होती, पारिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत क्या होगा, तो यह स्थिर रूप में ही रहता है। लेकिन कभी कभी कोई बाह्य कारक या प्रकृति भी हो सकता है, या मानव निर्मित या कोई अन्य कारक उसमें अगर हस्तक्षेप करेंगे तो वह अस्थिर हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो इकोसिस्टम है यह नेचुरल रिसोर्स है, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम संरचित और सुसंगठित तंत्र है, ऐसा नहीं है कि यह संरचित मतलब क्या, गतिशील और सुसंगठित, यानी कि एकदम फिक्स है, यह वेल मेंटेन्ड इकोसिस्टम कहेंगे इसको, सिस्टम है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आत्मनिर्मित नियंत्रण की व्यवस्था होती है, यानी कि यह ऑटोनोमस है, अपने नियंत्रण में अपने आप ही नियंत्रित होता रहता है। अर्थात यदि पारिस्थितिकी तंत्र के किसी एक संगठन में प्राकृतिक कारणों से कोई परिवर्तन होता है तो तंत्र के दूसरे संगठन में परिवर्तन द्वारा उसकी भरपाई हो जाती है। परंतु यह परिवर्तन यदि प्रौद्योगिकी मानव यानी मानव के आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा इतना अधिक हो जाता है कि वह पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्निर्मित नियंत्रण की व्यवस्था की सहन शक्ति से अधिक होता है तो उक्त परिवर्तन की भरपाई नहीं हो पाती है और पारिस्थितिकी तंत्र अव्यवस्थित तथा असंतुलित हो जाता है एवं पर्यावरण अवनयन यानी उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा और उसी को क्या कहेंगे, प्रदूषण अब आरंभ हो गया। यानी मानव ने इसमें हस्तक्षेप किया और जो पारिस्थितिकी तंत्र था उसको तहस नहस कर दिया, उसको अव्यवस्थित कर दिया, यानी वह अपने अब जो मूल काम कर रहा था, जो मूल लक्ष्य से वह भटक चुका है, अब उसका पतन आरंभ हो गया है। आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पहला होगा निवास क्षेत्र के आधार पर, यानी कि जो उसका निवास क्षेत्र यानी आवास यानी जहाँ वह रह रहा है उसके आधार पर वर्गीकरण। निवास क्षेत्र यानी जीवमंडल के खास क्षेत्रीय इकाई के भौतिक पर्यावरण की दशाएं हैं, जिसमें जैसे दशाएं जैविक समुदायों की प्रकृति तथा विशेषताओं को निर्धारित करता है। चूँकि भौतिक दशाओं में क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि भौतिक दशाएं पूरी दुनिया में एकदम बराबर नहीं है। यह पृथ्वी है 0 डिग्री का, देखिए हाल। उसके बाद टेम्परेट इलाके, ट्रॉपिकल क्लाइमेट देख लीजिए, उसका टेम्परेट क्षेत्र, और दोनों तरफ के ध्रुव पर क्या है तो पोलर रीजन है। कितनी विभिन्नताएँ हैं, तो यह भौतिक विभिन्नताएं हो जाएंगी। इसी तरह पहाड़ है, पठार है, मैदान है, नदी है, समुद्र है, ये सब भौतिक विभिन्नताएं में। भौतिक यानी क्या, जिसको हम लोग देख सके, छू सके, समझ सकें।
आगे बढ़ते हैं। चूँकि भौतिक दशाओं में क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती हैं, अतः जैविक समुदायों में भी स्थानीय विभिन्नताएं होती है। इस अवधारणा के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्रों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। देखिए इनके हिसाब से, पहला है पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र। पार्थिव यानी टेरिस्टेरियल, टेरिस्टेरियल मतलब क्या, यह जमीन यानी लैंड से संबंधित। तो भौतिक दशाओं तथा उनके जैविक समुदायों पर प्रभाव के अनुसार पार्थिव या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में विभिन्नताएं होती हैं, यानी लैंड से संबंधित हैं। अतः पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्रों को पुनः कई उपभागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे उच्च स्थलीय यानी पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र। जो पर्वत है इसका भी एक अपना पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जहाँ पर सबसे अधिक ऊंचाई है, जहाँ हिम रेखा आरंभ हो गया वहाँ पर तो कोई जीव जंतु नहीं है, लेकिन उसके नीचे मॉस, लाइकेन आदि आएंगे। फिर उससे नीचे आएंगे तो वहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट होगा, जिसमें भोजपत्र आदि के पौधे आएंगे और वहाँ पर भी कुछ तरह के जीव मिलते हैं। फिर नीचे उसके आएंगे, उसके जो तल है, आधार तल, वहाँ पर अलग तरह का पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा। वह टेम्परेट हो सकता है, अगर तापमान अधिक हुआ तो ट्रॉपिकल हो सकता है, उससे भी अधिक तापमान है तो वह विषुवत रेखा का क्षेत्र हो सकता है। निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय यानी कि वेटलैंड की बात हो रही है। उष्ण रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि सहारा या थार डेजर्ट, कलहारी, इसका भी अलग ही अपना इकोसिस्टम है। शीत रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र जैसे 30 शीत यानी भारत में लद्दाख डेजर्ट, और ये क्या है तो कोल्ड डेजर्ट है, और थार डेजर्ट हॉट डेजर्ट है। दोनों में पारिस्थितिकी तंत्र देखिए, दोनों में अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है, डेजर्ट ही हैं। विशिष्ट अध्ययन एवं निश्चित उद्देश्यों के आधार पर इस पारिस्थितिकी तंत्र को कई छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे यहाँ देखिए। और दूसरा क्या हो देखेंगे, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। एक था स्थलीय और दूसरा जलीय। जलीय में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को दो प्रमुख उपभागों में विभाजित किया जाता है। एक होगा ताजे जल वाले यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, तंत्र है, इसको भी कई भागों में बांटेंगे। जैसे पहला होगा सरिता पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब सरिता यानी नदी, रिवराइन इकोसिस्टम। दूसरा होता है झील पारिस्थितिकी तंत्र यानी लेक इकोसिस्टम। जलाशय यानी पॉन्ड इकोसिस्टम। दलदल पारिस्थितिकी तंत्र यानी मार्सी लैंड कहिए या वेटलैंड कहेंगे इसको। और दूसरा है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी ओशियनिक या मरीन इकोसिस्टम। इसमें होगा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों को ही यानी मरीन या सागरीय ओशियनिक इकोसिस्टम को खुले यानी ओपन मरीन इकोसिस्टम। एक होगा कोस्टल यानी तटीय ज्वार नदमुख यानी कोस्टल एस्चुरीज इकोसिस्टम। एक होगा कोरल रीफ इकोसिस्टम आदि उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र या मरीन इकोसिस्टम कहिए या इसको ओशियनिक इकोसिस्टम कहिए को दूसरे रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। जैसे सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी मरीन इकोसिस्टम में भी क्या होगा, एक होगा मरीन इकोसिस्टम और दूसरा होगा सागर नितल पारिस्थितिकी तंत्र। यानी सागर नितल यानी क्या, यह सागर है, इसका जल ऊपर है, लेकिन इसका एक तल तो होगा ना। सागर नितल पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम यानी मरीन बॉटम इकोसिस्टम। दूसरा देखिए क्षेत्रीय मापक के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें देखते हैं क्या होगा, क्षेत्रीय मापक के आधार पर। क्षेत्रीय यानी क्या होगा कि विभिन्न विभिन्न इलाका का ही सिंपल क्षेत्र, जैसे कि एक विषुवत रेखा होगा, फिर उसके बाद में अलग का क्षेत्र है, चाहे कोई देश के हिसाब से इसको बांट सकते हो, यानी भौगोलिक रूप से कह सकते हैं। जैसे क्षेत्रीय मापक या विस्तार के आधार पर विभिन्न उद्देश्यों के इकोसिस्टम को अनेक प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे समस्त जीवमंडल बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। ये पूरा का पूरा जो जीवमंडल है पृथ्वी का, यह सबसे बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है। इसे दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक होगा महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि कॉन्टिनेंटल इकोसिस्टम, और दूसरा होगा महासागरीय या सागरीय यानी कि महासागरीय यानी ओशियनिक या सागरीय यानी कि मरीन इकोसिस्टम। आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय मापक को घटाकर इसको हम लोग एकाकी जीव यानी कि पादप यानी प्लांट या जंतु एनिमल तक भी लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडलीय सिंपल, महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वत, पठार, मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, सरिता नदी, झील, जलाशय पारिस्थितिकी तंत्र, फसल क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र, गौशाला पारिस्थितिकी तंत्र।
एकाकी पादप पारिस्थितिकी तंत्र, पेड़ की जड़ या ऊपरी जो उसका कैनोपी है, जड़ यानी नीचे का जड़ और ऊपरी के कैनोपी, यह पेड़ का मान लेते हैं कि ये उसका कैनोपी है यानी जहाँ पर पत्ते हैं, उसका भी एक अलग इकोसिस्टम हो सकता है। तीसरा देखिए, उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। विभिन्न उपयोगों के आधार पर इकोसिस्टम को कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ईपीओडम ने 1969 में नेट प्राथमिक उत्पादन तथा कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्रों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला क्या होगा, कृषित पारिस्थितिकी तंत्र यानी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। इसमें क्या होगा, इसमें प्रमुख फसलों के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि गेहूं क्षेत्र का एक अलग इकोसिस्टम होगा, जो चारा क्षेत्र है, जो एनिमल के लिए चारे उगाए जाते हैं, उसका एक अलग इकोसिस्टम हो सकता है। फिर चावल का खेत है यानी पैडी इकोसिस्टम अलग होगा। दूसरा देखते हैं यानी अकृषित, मतलब कि यह बंजर इलाका है, बैरन लैंड है, तो यह अकृषित इकोसिस्टम को हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ऊंची तो ऊंचाई पर है तो उसको भी कह सकते हैं, या घास है, ग्रास इकोसिस्टम, बंजर भूमि इकोसिस्टम, दलदल यानी मार्शियल लैंड या वेटलैंड कह सकते हैं इकोसिस्टम। और आगे देखिए, पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण मतलब क्या, मानो जब किसी भी जो प्रकृति में वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। केवल हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि गैसीय प्रदूषण यह क्या है। पृथ्वी पर सारे गैस हैं जो सामान्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है। मानो किसी गैस का बहुत अधिक उपभोग कर ले और किसी जो अवांछनीय गैस है उसका मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ा दे, जो मानव यानी प्रकृति और प्लांट यानी पादप और एनिमल यानी जीव जंतु के लिए हानिकारक हो, तो क्या है, वह प्रदूषण है। इसी तरह से जलीय प्रदूषण, जमीन का प्रदूषण, एफॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन है, जंगल को काट दिया तो जंगल का डिग्रेडेशन हो गया, वो भी जंगल का एक प्रदूषण। नॉइज प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। संरक्षण जहाँ असफल हो गया यानी कि जो कंजर्वेशन है वह असफल हो गया, जो पहले की स्थिति थी कि यह बचा हुआ था, इसका जीवन चल रहा था, अब न चल रहा है, तो वहीं प्रदूषण की शुरुआत होती है। आधुनिक युग में विकास के नाम पर मानव प्रकृति से छेड़छाड़ करने पर तुला है। परिणाम स्वरूप मृदा, जल और वायु के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तन का असर सभी जैविक घटकों पर पड़ रहा है। ये परिवर्तन ही प्रदूषण का निर्माण करते हैं। जैसे पहला देखिए, वायु प्रदूषण। इसमें क्या होगा, कल कारखानों का धुआं, ईंधन का धुआं, वाहनों का धुआं, धूल के कण और जलवाष्प आदि वायुमंडल में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। उसे ही हम लोग एयर पोल्यूशन कहेंगे। दूसरा है, यहाँ देखिए वायु प्रदूषण के कारण, तो धुआं, धुआं से कहाँ निकलेगा, घरेलू ईंधन से धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, कचरा जलाने से धुआं और वाहनों से निकलता धुआं। इस धुएं में हाइड्रोकार्बन, कार्बन के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि उपस्थित हैं। ये सभी कण मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। केवल मानव ही नहीं, सारे जो प्लांट हैं सब पर, या एनिमल के हैं उन सब पर बुरा प्रभाव डालते हैं। पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं में जमकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर देते हैं। स्वचालित वाहन जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रक, कार या जो भी उदाहरण हो आदि में, वाहनों में डीजल या पेट्रोल जलने से विषैली गैसें, मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर का निष्कास होता है। चलती हुई वाहन की अपेक्षा चालू वाहन में खड़े वाहन से निकला धुआं ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस धुएं में प्रदूषक की सांद्रता अधिक होती है। आगे देखिए, तीसरा औद्योगिकरण। बढ़ती हुई जनसंख्या ने गरीबी ने प्रदूषण को जन्म दे दिया। क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ा, पहले भी गरीब थे, इस कारण वो सोचे कि जितना हाथ होगा उतना काम होगा तो उतना अधिक पैसा होगा, अतः जनसंख्या बढ़ गया। जनसंख्या क्यों बढ़ा, गरीबी के कारण। अब अधिक जनसंख्या हो गया, जिस कारण हम उस आगे आने वाली पीढ़ी को न तो ठीक से पढ़ा सकते हैं, नहीं उसका ठीक से देखभाल कर सकते हैं, अर्थात स्वास्थ्य सेवा या किसी भी तरह की उसकी आवश्यकता को पूर्ति न कर सकते हैं। अतः गरीबी ने गरीबी को जन्म दे दिया, यानी भूत भी गरीब था और भविष्य भी होगा, वह भी गरीबी में ही अपना जीवन यापन गुजारेगा। बढ़ती हुई जनसंख्या ने विकास के नाम पर औद्योगिकरण को भी जन्म दिया है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से में पारा, जिंक, सीसा, आर्सेनिक जैसी धातुओं के सूक्ष्म कण होते हैं। इसके अलावा प्रदूषक गैस भी होता है।
कृषि क्षेत्र फसलों को कीटों के आक्रमण से बचाने तथा अधिक उत्पादन के लिए किसान खेतों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। ये रासायनिक पदार्थ जल में घुलकर भूमि को तथा नदी नालों में जल को प्रदूषित कर रहे हैं। खरपतवार जैसे गाजर घास, अमेरिका से हमने तो मंगाया था गेहूँ, भारत सरकार ने क्या मंगाया, गेहूँ का बीज, लेकिन उसमें गिफ्ट के रूप में घास दिया गया। कुछ खरपतवारों के परागकण वायुमंडल में बिखर कर प्रदूषक का कार्य करते हैं। इससे दमा की बीमारी होती है। महानीम वृक्ष के पुष्पों का परागकण भी प्रदूषण फैलाते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण का प्रभाव न केवल जैविक घटकों पर अपितु इमारतों जैसे ताजमहल, यह मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंत जिसे अम्लीय वर्षा होती है, और हम लोग जानते हैं कि अम्ल का सबसे बुरा प्रभाव संगमरमर पर पड़ता है, उसका क्षरण हो जाता है। और ताजमहल संगमरमर का बना हुआ था जिस कारण उसका क्षरण होने लगा, इसलिए मथुरा रिफाइनरी को बंद करना पड़ा। अपितु इमारतों पर, कपड़ों एवं धातुओं पर भी हमला होता है। मानव में स्वास्थ्य तथा त्वचा संबंधी रोग भी तो होते ही हैं। शरीर में हिस्टामाइन रसायन का त्वचा के माध्यम से रिसाव होने लगता है। पत्तियों का पीला पड़ जाना, जल जाना, चकते पड़ जाना, कलियों का बिना खिले ही सूख जाना, फलों का धब्बेदार हो जाना, पशुओं का चारा विषाक्त होना, यह सब वायु प्रदूषण का ही प्रभाव है। अब जब वायु प्रदूषण हो गया है तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करें? तो वायु प्रदूषण का नियंत्रण आज एक प्राथमिक आवश्यकता है। लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर सामाजिक चेतना द्वारा, कानूनी कार्रवाई द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण का प्रयास किया जा सकता है। पर उस प्रदूषण का क्या करें जो मानव द्वारा मानव के नाश के लिए किया जा रहा है। श्रमिकों को कारखाने के अंदर मास्क लगाकर जाना अनिवार्य होना चाहिए। वायु प्रदूषण के नियंत्रण का सबसे सहज उपाय वृक्षारोपण है। बरगद की पत्तियों में ज़्यादा प्रदूषण सोखने की क्षमता होती है तथा पाइन्स के वृक्ष नाइट्रोजन के ऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, अतः इन सब पौधों को अधिक से अधिक लगाया जाए। ऐसे वृक्ष कारखानों के समीप और सड़क के किनारे लगाने चाहिए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का विमोचन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे और ऑक्सीजन को डिस्चार्ज करे। घर में तुलसी का पौधा लगाना अच्छा माना जाता है। मदार, कनेर, वेलिया ये पौधे भी प्रदूषण को अवशोषित करते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग अभी जल प्रदूषण। जल जीवन, अमृत जल जीवन दायिनी तत्व है। जीवन की शुरुआत ही जल से हुई है। जल बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। जब जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाए और इस परिवर्तन का असर समस्त जलमंडल और जीवमंडल पर पड़े, तब यह जल प्रदूषित जल कहाएगा। यानी कि जो निर्मल जल था जिस पर जीव जंतु आश्रित थे, लेकिन अब वह उस पर आश्रित न रह सकते हैं, यह जल उनके काम के लायक न रह गया हो, यह जल उनको निर्मल करने के बदले क्या करे, उन्हीं पर बुरा असर डाले, तो वह क्या कहेंगे हम लोग कि जल प्रदूषित हो गया। जल जो प्रदूषित होगा इसके कुछ कारण हैं। पहला, औद्योगिक विकास। प्रगति के नाम पर मानव क्या करेगा, नए नए उद्योग धंधे का विकास किया। इन उद्योग धंधों में रासायनिक कीटनाशी, पीड़कनाशी बनाए जाते हैं। कहीं चमड़े का शोधन होता है तो कहीं इस्पात का कारखाना है। इन सब से जल इतना प्रदूषित हो जाता है कि इसमें वनस्पति नष्ट हो जाती है। इसी जल को व्यक्ति नहाने तथा पीने में उपयोग करते हैं और अनेक बीमारियों से वे ग्रसित हो जाते हैं। अपमार्जक का विकास यानी डिटर्जेंट की बात हो रही है। आज हर घर में नहाने, कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए विभिन्न प्रकार के साबुन का उपयोग किया जाता है। सर्फ में और फिर साबुन, ये सब क्या है, मुख्य रूप से सर्फ जैसे कई डिटर्जेंट इसके उदाहरण हैं। घुलने के पश्चात सर्फ और रिन या निरमा उदाहरण दे दिया है। घुलने के पश्चात इन पदार्थों को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। साबुन युक्त जल नदी, नालों और तालाब के जल को दूषित करता है और जीवधारियों को नुकसान पहुंचाते हैं। कीटनाशी, फसलों को उन्नत बनाने के लिए कीटनाशी रसायनों का उपयोग किया जाता है। ये रसायन में घुलकर खेतों के माध्यम से नदी, तालाबों तक पहुंचते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव देखिए क्या होगा। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। क्या है, पृथ्वी पर जल का वितरण असमान रूप से, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर जल का वितरण सब जगह एक समान हो। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर तो 2/3 भाग में क्या है, तो जल ही विस्तृत है, लेकिन इसका मतलब
यह नहीं है कि सारा का सारा जो जल है वह मानव या जीव जंतुओं के उपयोग के लिए नहीं है। मानव और जीव जंतुओं के उपयोग के लिए जो फ्रेश वाटर चाहिए वह मात्र लगभग 3% से भी कम है। लेकिन उसमें से भी जो अधिकतर जल है वह ग्राउंड वाटर हिम टोपियों में ही संग्रहित है या जलवाष्प के रूप में है। जो हम लोग के यूज के लिए जल है वह बहुत ही कम मात्रा में है। अतः जल का संरक्षण करना आवश्यक है। नहीं तो आजकल पेपर में देखते हो या रेडियो टीवी न्यूज़ में कि जल की समस्या कितना गहरा हो चुका है। तो देखिए, पृथ्वी पर जल का वितरण असमान तरीके से होता है। किसी क्षेत्र में अत्यधिक जल तो कहीं सूखा, परिणाम स्वरूप वायु की अपेक्षा जल प्रदूषण गंभीर मसला है। रसायन युक्त जल के सेवन से मानव में डायरिया, पीलिया, त्वचा रोग, फ्लोरोसिस, विकलांगता, नेत्र विकार, यूरेनिया आदि रोग हो जाते हैं। पीरकनाशी के जल में घुलने पर खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, फसलों के माध्यम से मानव व अन्य प्राणियों पर प्रदूषित जल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे लें? तो पीने के पानी को फिटकिरी या क्लोरीन से शुद्ध करें। कीटनाशी का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, तनु रूप में किया जाना चाहिए तथा बाजार की सब्जियों को पोटास के जल में धोकर फिर उपयोग में लाया जाना चाहिए। सीवेज का जो जल है उसको उपचार यंत्रों तथा सेप्टिक टैंकों का प्रयोग किया जाए और उपचारित जल को ही नदी में छोड़ा जाए। सड़ी हुई या मृत वस्तुओं को जल में सीधे नहीं बहाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जल अधिनियम 1974 का कड़ाई से पालन करना चाहिए और इस कार्य में शासन को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई कारण हैं, जैसे मृदा प्रदूषण, सागरीय प्रदूषण, शोर प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। यह तो आज सिर्फ और सिर्फ परिचय था, इंट्रोडक्शन था किसका, इको सिस्टम का। क्लियर है? आगे हम लोग डिटेल से अध्ययन करते हैं। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।